हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। तो उसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक, इसमें हमें 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे: इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बताते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या होती है? पूरा हमारा जो बॉडी है उसको, पूरी बॉडी को ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ठीक, उसके हम अलग अलग पार्ट्स के, उसके अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम कवर अप करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इन दोनों की डेफिनेशन की और इनके क्या स्कोप्स हैं फ्यूचर में, और इस क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरह से डेवलप हुआ है और किस तरह से वो स्टार्टिंग टू एंड पहुंचता है, उसके पूरे प्रोसेस को, उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम एक बार सही से देखेंगे। ठीक, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। होमियोस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, जो कि अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूज़ होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन वाला पार्ट। सबसे पहले एनाटॉमी होती क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एनाटॉमी किसी भी बॉडी, मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और अगर उस बॉडी की किसी पार्ट की फंक्शंस के बारे में बात करें और उसके फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर किसी बॉडी का भी हो सकता है या फिर किसी हमारी बॉडी के ऑर्गन का भी हो सकता है। ऑर्गन लेवल पर भी हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक, एनाटॉमी क्या होती है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं हम एनाटॉमी। जैसे जस्ट लाइक हिस्टोलॉजी, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी होती है फंक्शंस किसी भी बॉडी के और उसके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं। जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ न्यूरॉन को बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। हम न्यूरॉन के अंदर अलग अलग जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं उसके बारे में, रिसेप्टर, डेंड्राइट्स जो होते हैं और एक्सॉन एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग, उन सब की जो स्टडीज़ होती हैं उसको बोलते हैं हम न्यूरोफिजियोलॉजी। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये एनाटॉमी की बात करें, हम किसी हमारा कोई ह्यूमन हार्ट है उसकी एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर हमें पता है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हैं हमारे हार्ट में, जिसमें चार, दो आर्टरियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेना केवा वगैरह होता है। ये सब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये एनाटॉमी में आता है। और अगर हम इसकी पंपिंग ऑफ ब्लड की बात करें, जो मतलब वेना केवा पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जा रहा है और इसके जो भी फंक्शन है ब्लड के और जो भी फंक्शन है हार्ट के, अगर हम उसकी बात करें तो वो फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, तो इस बेसिकली सिंपल तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनाटॉमी होता है वो एक तरह से किसी बॉडी और बॉडी के ऑर्गन की स्टडी करने के लिए हम उसे बोलते हैं एनाटॉमी, और किसी ऑर्गन या फिर किसी बॉडी की फंक्शन को जानने के लिए हम उस स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके स्कोप क्या क्या है? हिस्टोलॉजी में भी जितने भी हमारे बॉडीज़ के फंक्शंस हैं उस सब के हम सारे फंक्शंस के हम इसके अंदर लिख सकते हैं कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं। किसी सर्जरी टेक्निक्स में यूज़ होती है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ में यूज़ होती है, और स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स में यूज़ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होती है, मतलब अलग अलग इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट में यूज़ होती है, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, इन सब के पैरामीटर्स नॉर्मल हेल्थ के लिए क्या है उसके लिए यूज़ होती है। अलग अलग तरह से ये सब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए और सर्कुलेटरी जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के लिए, जो भी इसके अंदर आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला टॉपिक आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। जो हमारी बॉडी है वो स्टार्टिंग टू एंड छोटे छोटे केमिकल लेवल से स्टार्ट होती है बनना। जो हमारा सेल है वो सबसे पहले छोटे छोटे केमिकल लेवल्स, जैसे कोई एटम है
और या फिर एटम से मिलके कोई मॉलिक्यूल बन गया, उस मॉलिक्यूल से हमारा सेल बनता है। हमने इतना पढ़ा है कि सेल क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अगर हम उसके अंदर ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करें तो सबसे पहले सेल भी तो किसी न किसी चीज़ से बनता है ना, तो वो किससे बनता है, वो एटम्स से बनता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बनता है, उससे मिलकर सेल बनता है। अच्छा, सेलुलर लेवल पर हमारा एक सेल तैयार होता है, उससे फिर सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, तो और सेल इकट्ठे होते हैं, और जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है उसको टिश्यू लेवल बोलते हैं। जब टिश्यू लेवल जो होता है उससे बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं, तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ऑर्गन तो कुछ भी हो सकता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब, इन सब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब ऑर्गन पूरी तरह से बन के डेवलप होकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम में आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन, अलग अलग तरह के ऑर्गन आके एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें माउथ आता है, इसमें ईसोफेगस आता है, इसमें स्टमक, पैनक्रियाज भी इसका पार्ट बन जाता है, लीवर भी है, और इंटेस्टाइन्स आती हैं इसमें। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर काम क्या कर रहे हैं? ये सारे पार्ट मिलकर डाइजेशन प्रो मतलब हमारी बॉडी के लिए कर रहे हैं। इसके अंदर माउथ का फंक्शन अलग है और इंटेस्टाइन का अलग है, लेकिन सब कर तो एक ही काम रहे हैं ना, डाइजेशन। तो सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये मिलके एक हमारा एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे सिस्टम लेवल बोलते हैं। उसके बाद में जब बहुत सारे सिस्टम लेवल हमारी बॉडी में तैयार हो जाती हैं, उसके बाद में एक बनती है बॉडी। तो ये होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एटम बनेगा, एटम से हमारे सेल बने। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड क्या है? एटम। एटम से हमारा क्या बनता? सेल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलके बना देते हैं एक टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक बना देते हैं ऑर्गन लेवल, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब मिलकर बनाते हैं एक बॉडी। ठीक, तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात है लिखी हुई। तो इसमें से आप देख सकते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में बात है इसके अंदर। और हाइड्रोजन एटम मिलके, ऑक्सीजन एटम मिलके केमिकल लेवल से फिर सेलुलर लेवल पर जाते हैं, सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, उसके बाद ऑर्गेनिज्म पर। ठीक, इसके बाद आता है बॉडी सिस्टम्स। अगला टॉपिक बॉडी सिस्टम्स है। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं जो कि हमें पता है, हमने पढ़े भी हैं इसके बारे में। हमने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 11 12 इसमें पढ़ के आए होंगे। तो बॉडी सिस्टम्स के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम्स आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, यूरिनरी सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नॉर्मली हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मेजर फंक्शन ये होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। जो कि इसका मेजर ऑर्गन है वो हार्ट है, और आर्टरीज वगैरह हैं, आर्टरीज वेन। तो इसका मेजर फंक्शन है ये थ्रू द ऑर्टा पूरी बॉडी में हमारे पंप करता है ब्लड को। सारा ब्लड इकट्ठा होकर वेना कैवा से हमारे आर्टरियम में आता है, आर्टरियम वेंट्रिकल्स में आता है लेफ्ट वाले में, वहाँ से सीधे लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड होती है उसके बाद में आकर दोबारा से हार्ट में, जो कि डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद में वो सारा खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उस वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकाल दिया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये हार्मोन पर वर्क करता है। जैसे अलग अलग हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, अलग अलग तरह के प्रेजेंट हैं। तो ये सब एक केमिकल रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के थ्रू, जो कि हमारे अलग अलग फंक्शंस शो करता है। जैसे ग्रोथ, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो कि यूज़ होता है, जो
मतलब अलग अलग तरह के फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अलग करता है, और थाइमस, हाइपोथैलेमस, ये सब जितने भी हैं ग्लैंड्स, ये सब क्या करते हैं, अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी फंक्शनिंग में वर्क करते हैं और बॉडी को डेवलप करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कौन सा होता है, ये हमारे स्किन का सिस्टम होता है। जो हमारी स्किन है, ये एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और जो स्किन होती है, यहाँ सिक्रीशन होता है हमारा, अलग अलग स्वेट का होता है और ऑयल्स का होता है, अलग अलग चीज़ों का सिक्रीशन होता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अच्छा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम जब जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारे मसल्स का सिस्टम है, जो कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, तो उसका जो सिस्टम है वो हमारा मस्कुलर सिस्टम है। एपिथेलियम मसल, ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह जो जो भी हो गया, ये सब मसल्स जितने भी हैं, मस्कुलर सिस्टम, ये सब हमारे बॉडी के अंदर है, स्किन के अंदर। नर्वस सिस्टम, मेन नर्वस सिस्टम का ऑर्गन हमारा न्यूरॉन से बने होते हैं ये सब, और मेन ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वगैरह। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे मैसेजेस पहुंचाता है। एक कहीं पर हम कोई चीज़ टच कर रहे हैं तो सेंस वो पहुंचाएगा हमारे दिमाग तक। कौन पहुंचाएगा, रिसेप्टर्स से होके जाएगा, ये पूरा सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएंगे और ये सीधे जाकर हमारे ब्रेन पर जाएंगे, ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे, और उसके बाद में हम इफेक्टर को देंगे, वो इफेक्टर हमसे रिस्पॉन्स कराएगा। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेट, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं यहाँ से चलने लगूँ एकदम से अचानक से, तो ये मेरा, जब तक ब्रेन मेरा सपोर्टिव नहीं होगा, मुझे कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं चल सकता सीधे सीधे। तो जो ये है नर्वस सिस्टम, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगला आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स वगैरह बनते हैं, जो कि एक यंग जनरेशन, मतलब एक यंगर वन को डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। स्पर्म और ओवरी, ओवा वगैरह, एग वगैरह इसके अंदर आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमने पढ़ा है पहले 10th क्लास में, तो उसके ऊपर वर्क करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सेल होता है उसके अंदर जो हम खाते हैं खाना वगैरह, उससे कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स में पहुंचता है। तो जब हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं तो ऑक्सीजन की हेल्प से वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी एटीपी में टूटता है, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उसको तो ब्रीथिंग बोलते हैं, बट वो भी एक तरह से पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं वो सारी आती हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। उनके अलग अलग नेम्स होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आती हैं, जो कि एक तरह का फ्रेमवर्क हमारा पूरी बॉडी का तैयार करती हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारा आता है किडनीज वगैरह। तो किडनीज जो होती हैं उनका काम है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वो जो सारा ब्लड हमारे हार्ट से निकल के आ रहा है इधर उधर से, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है और अलग अलग तरह के वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे वेस्ट को निकालने के लिए किडनीज उस पर वर्क करती हैं। तो वो सारा नेफ्रॉन के अंदर जाता है, नेफ्रॉन पूरा उसके ऊपर प्रोसेस के ज़रिए गुजरता है, वो अलग अलग तरह के फिल्ट्रेशन वगैरह, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह से। तो उसके बाद में हमें प्योर ब्लड मिलता है वहाँ से, और सारी इम्प्योरिटीज की निकल जाती है। एक बचा हुआ सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड पास आउट कर जाता है, वो सारा जो फ्लूइड थोड़ा सा पास आउट करता है वो सारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। वो लिम्फ उसे बोलते हैं, एक तरह का फ्लूइड होता है, प्लाज्मा में से निकलता है, वो लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाता है, लिम्फ वगैरह में। तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट ऑफ अलग अलग तरह के प्रोटीन्स वगैरह का करता है, तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इन सबको डिटेल्स में हम आगे चलकर अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह करना होंगी, और इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में अगर आ भी जाता है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएंगी, और थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं। 2-2 लाइन, 3-3 लाइन की आपको डेफिनेशन इसकी लर्न करनी होगी। अगला टॉपिक हमारा आता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। अच्छा, कुछ लाइफ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग बींग्स नहीं कर सकते, लिविंग बींग्स कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं एकदम से चलने लगा, तो ये मैं चल रहा हूँ, जो ये मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ लिविंग बींग्स तो ही कर सकते हैं। अगर कोई पेन यहाँ पर रखा हुआ है, पेन यहाँ पर रखा है, वो मैं बोलूँ उससे कि मूवमेंट करने के लिए, तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो वो नॉन लिविंग थिंग्स कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, बट लिविंग थिंग्स कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। ये अलग अलग तरह की सारी चीज़ें हैं। जैसे अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। मूवमेंट क्या होता है, जैसे कोई
बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी एक जगह पर रखी है और वहाँ से वो उठकर दूसरी तरफ चली जाए या फिर कहीं मूव कर ले थोड़ा सा, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। बॉडी का मोशन में आना एक मूवमेंट है किसी भी ऑर्गन का। छोटे से छोटे स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं, जस्ट लाइक सेल भी मूवमेंट करते हैं। जैसे न्यूरॉन का हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल न्यूरॉन का ये है कि न्यूरॉन भी हल्का फुल्का मूवमेंट करता है, नेफ्रॉन भी मूवमेंट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो हल्की हल्की मूवमेंट करती हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वही हमने बताया, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि फूड पार्टिकल को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ती है, C6H12O6 में तोड़ती है, जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन होता है। ATP हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही हमें एनर्जी मिल रही है, हम कोई भी फंक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि हम पहचान लेते हैं। जैसे आप ये समझिए कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, हम वहाँ बैठे हैं, हमको महसूस होगी कि यहाँ पर ठंड है। कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो हमें महसूस होगा, हम सेंस करते सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमने पकड़ी वो बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर कोई चीज़ हम पकड़ रहे हैं, आइस पकड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हम उसको सेंस कर सकते हैं कि ये एकदम से चेंज हो गया इन्वायरमेंट। तो सेंसिटिविटी होती है एक सेंस करना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकते हैं हम। जैसे हम आइस से भी सेंस कर सकते हैं, एयर से भी, अलग अलग स्किन से भी सेंस कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से सेंस कर सकते हैं। ग्रोथ, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ नहीं आती है, बट जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ग्रोथ आती है। तो ये ग्रोथ जो है वो बॉडी साइज को इंक्रीज होना बोलते हैं। और और जो सेल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, उनका इंक्रीज होना बोलते हैं, उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग बींग्स में तो हो सकती है, कोई नॉन लिविंग बींग्स में देखा है कि कभी हो रही है कि मतलब कोई यहाँ पर पेन रखा हुआ है या फिर कोई कॉपी रखी है, वो अपने आप ही बढ़ने लगे हल्के हल्के करके? नहीं हो सकता ना। तो ये ग्रोथ सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो सिर्फ लिविंग बींग्स ही कर सकते हैं, इसमें तो कोई इतना बड़ा साइंस की बात ही नहीं है कि रिप्रोडक्शन कभी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे पास सोचिए कोई पेन रखा है, हम सोचेंगे 6 दिन बाद ये 2 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, न्यू सेल का फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे आज एक सेल है, तो कुछ टाइम बाद वो सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस और जो भी होगा, तो वहाँ से चेंज होके वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो सेल डिवीजन है, ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन का पार्ट है। वैसे ही जैसे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स मिलके एक जाइगोट बनाते हैं, उसका फिर फॉर्मेशन होता है, उससे फिर चेंज होके वो एक फर्टिलाइज होकर वो पूरा एक बेबी बन जाता है। तो वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है। वो सिर्फ लिविंग बींग्स कर सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, वो प्लांट्स भी करते हैं, वो अलग अलग तरह के एनिमल्स भी कर सकते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन जो बाइल प्रोडक्ट, वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो चुका है, उसका रिमूवल को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। जैसे जो हमारे नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और वाटर वगैरह निकाला जाता है नेफ्रॉन से। किसमें से? ब्लड में से। ब्लड उसके अंदर आता है रीनल आर्टरी वगैरह से, और जो भी उसमें जितनी भी गंदगी वगैरह है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो सारा निकाला जाता है। उसके बाद में वो सारा कहाँ चला जाता है? वो कलेक्टिंग डक्ट में होता हुआ हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो एक्सक्रीशन होता है, वो लिविंग थिंग्स का ही पार्ट है। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, हमें मिल रही है। वो प्रोसेस जिसमें हम खाना खा रहे हैं और उसकी जो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स तोड़ दें तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और अगर हम उन सारे पार्ट्स को दोबारा जोड़ दें तो वो फिर से क्या हो जाता है? एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता है कन्वर्ट 2 पार्ट्स में। कैटाबॉलिज्म, हम इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। हमें पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, तो हम क्या करते हैं
जो प्रोटीन के अमीनो एसिड जो हैं उसको निकाल देते हैं और 6 पार्ट्स में 7 पार्ट्स में निकाल देते हैं। वो 7 पार्ट्स को हम दोबारा जोड़ेंगे। जब निकालेंगे तो उस वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, और जब हम उसको जोड़ देंगे तो उस वाले पार्ट को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म 2 तरह का है, और ये क्या है, एक तरह का जनरेट ऑफ एनर्जी करने के लिए काम आता है, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करता है। तो होप आपको ये सब जितने भी टॉपिक मैंने आज समझाए हैं ये सब समझ में आए होंगे। अगर आपको ज़रा भी वीडियोस थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी हो और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।